केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर इस क्वेश्चन के साथ ही शुरू होता है कि फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। तो फिज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहाँ पे किसी तरीके के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब कुछ भी चेंज हो, कलर चेंज हो, किसी भी तरीके का कोई चेंज हो, लेकिन नए तरीके के सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन ना हो। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें नए तरीके के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब नया कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। अब जब हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो हम बहुत लिमिटेड क्वांटिटी लिए रहते हैं और हम मॉलिक्यूल तो देख पाते नहीं हैं जिसके बेसिस पे हम बता पाएँ कि नए तरीके के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि नए तरीके का सब्सटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके लिए ये 5 फैक्टर्स हैं। तो या तो स्टेट में चेंज हो, या तो पीपीटी का फॉर्मेशन हो, कलर में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, या फिर किसी तरीके की किसी गैस का इवोल्यूशन हो। इन सब के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपकी बुक्स में जो एग्जांपल्स स्टेट चेंज, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज और गैस की इवोल्यूशन से रिलेटेड दिए हुए हैं, वो सारे एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, देखते जाइए। स्टेट चेंज का जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जो कि आपको प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है ये वाइट कलर का पाउडर होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन सबसे पहला बनता है वो तो ये बन सकता है कि एक पर्टिकुलर मेटल लिया हमने, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और वाइट कलर के पाउडर का फॉर्मेशन हुआ। तो बताइए कि वो मेटल क्या रहा होगा और जो वाइट सब्सटेंस बना है वो क्या है। तो वो वाइट सब्सटेंस है मैग्नीशियम का ऑक्साइड और जो मेटल हमने लिया था वो मेटल है हमारा मैग्नीशियम। इससे दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसको क्लीन करना क्यों ज़रूरी है। क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते टाइम उसको क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन पहले से ही हुआ होता है, जिसको स्क्रब करके हटाना ज़रूरी है। फिर अब बात करते हैं हम कलर चेंज के एग्जाम्पल की। तो कलर चेंज के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, जिसके रिएक्शन आप कराते हैं आयरन के साथ। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है और जब आप इसकी रिएक्शन आयरन के साथ कराते हैं तो ये आयरन का सल्फेट FeSO4 का फॉर्मेशन करता है और कॉपर को डिस्प्लेस करता है, जिससे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है FeSO4 का, फेरस सल्फेट का। इसका कलर जो होता है वो स्लाइटली ग्रीन होता है, ग्रीनिश कलर होता है और इसमें 7 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू तो सबसे पहले तो H2O रिलीज़ होगा, बाकी जो FeSO4 है ये डिकम्पोज होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। इसका ग्रीन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जाम्पल में देखिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके की गैस है। दूसरा एग्जाम्पल यही ऊपर वाला एग्जाम्पल, FeSO4 को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो ये बनाता है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। एक और एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 ट्वाइस। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये बनाएगा लेड का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस है इसका कलर होता है ब्राउन कलर की गैस होती है ये। अब अगर पीपीटी के फॉर्मेशन की बात करें तो 2 रिएक्शंस दी हुई हैं। पहला है BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये फॉर्म करेगा BaSO4 प्लस NaCl। अब NaCl वाटर सॉल्युबल है तो ये तो सॉल्युबल होता है, लेकिन ये जो BaSO4 है ये वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है।
दूसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये फॉर्म करता है लेड का आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। लेड का आयोडाइड ये येलो PPT फॉर्म करता है। अब आगे बढ़े, टेम्परेचर चेंज की बात करें तो सबसे पहला ही एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड इनका एक कॉमन नेम है। कैल्शियम के ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। कई बार क्वेश्चन क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम के नाम से भी पूछता है। बाकी टेम्परेचर चेंज के रिगार्डिंग अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं तो आप एसिड की और बेस की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस में आप टेम्परेचर चेंज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि एसिड बेस की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सारी केमिकल रिएक्शंस में ऑलमोस्ट हीट रिलीज होती है। तो ये भी एक तरीके के टेम्परेचर चेंज का एग्जाम्पल होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन 4 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सिर्फ कितने प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये कंबाइन किया और कंबाइन करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे हमने एक और रिएक्शन देखी थी कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, जिसकी रिएक्शन हमने H2O के साथ कराई और कंबाइन करके बनाया कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। तो ये भी रिएक्शन कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप? जैसे कोई केमिकल रिएक्शन दे दी और आपसे पूछा कि ये कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप बताइए। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे, और ये है प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई करने के लिए आपके रिएक्टेंट्स मल्टीपल होंगे। बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस में मल्टीपल रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक है, तो उस केस में जो रिएक्शन होगी वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हमारा रिएक्टेंट तो एक ही होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी आपने पीछे ही एग्जाम्पल देखा था लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो ये लेड के ऑक्साइड NO2 और O2 में टूट जा रहा था। अब यहाँ देखिए आपका रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है जो कि है लेड नाइट्रेट, लेकिन आपको 3 तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपके जो रिएक्टेंट हैं, अब यहाँ रिएक्टेंट्स नहीं होंगे, जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होंगे आपके वो मल्टीपल्स होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब डिकम्पोजिशन में एक 3 कैटेगरी और आती है। डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो है थर्मल, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिकल। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में एक एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है H2O का। H2O का जब आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। फोटो डिकम्पोजिशन में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कराओगे, तोड़ोगे, तो ये टूटेगा सिल्वर और क्लोरीन में। ये वाली पर्टिकुलर जो केमिकल रिएक्शन है ये ब्लैक वाइट फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ की जाती है।
ब्लैक वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होती है, तो यही वो केमिकल रिएक्शन है जो ब्लैक वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होती है। बाकी थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल लेड नाइट्रेट का है और दूसरा एग्जांपल भी आपने देखा है विच इज़ FeSO4। जब आप इसे हीट प्रोवाइड करोगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटेगा। एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसे भी आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये कैल्शियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। याद रखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए कभी भी किसी भी फॉर्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि आपको बने हुए बॉन्ड्स को तोड़ना होता है। ठीक, अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस करता है, लेकिन सिर्फ वो एक सिंगल कंपोनेंट ही होता है जो रिप्लेस कर भी सकता है। जैसे यहाँ एक पर्टिकुलर कंपाउंड है AB और यहाँ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट C से, तो अब जो अगला कंपाउंड बनेगा वो CB बन जाएगा और A हो जाएगा रिप्लेस। याद रखिए, A को रिप्लेस करने के लिए जो C की रिएक्टिविटी है, ये C की रिएक्टिविटी A की रिएक्टिविटी से कभी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर C की रिएक्टिविटी A की रिएक्टिविटी से ज़्यादा नहीं होगी तो C कभी भी A को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर चेयर पे अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है और आप वहाँ पे जाके बैठना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो रिएक्टिविटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो उस कुर्सी पे बैठे हुए पर्सन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप उसको कुर्सी से हटा सकते हैं और वहाँ पे बैठ सकते हैं। सेम यही चीज़ केमिकल रिएक्शंस में भी लागू होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट, पॉजिटिव कंपोनेंट या नेगेटिव कंपोनेंट को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जिससे रिप्लेस आप करना चाहते हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप किसी केटायनिक सब्सटेंस को रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी केटायनिक कंपोनेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ केटायन से ही रिप्लेस होगा, और किसी एनायनिक कंपोनेंट या एनायन को सिर्फ आप किसी एनायन से ही रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसका एक एग्जांपल आपने पहले देखा हुआ है, CuSO4 की रिएक्शन जब आप Fe से कराते हैं। अब इसमें कॉपर और आयरन दोनों ही पॉजिटिव कंपोनेंट्स हैं, तो जब आप कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से कराते हैं तो FeSO4 का फॉर्मेशन होता है और कॉपर वहाँ से रिप्लेस हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है। ठीक है, अब यह तो आपको पता होगा ही कि इसका कलर ब्लू था और यहाँ पे ये कलर हो जाएगा डिसअपियर। आगे हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करी जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट नहीं बल्कि दोनों कंपोनेंट, मतलब अगर कोई केटायनिक कंपोनेंट है तो वो भी और एनायनिक कंपोनेंट है तो वो भी, दोनों एक्सचेंज होते हैं। अब यहाँ हमारे पास A के साथ B है, A केटायन B एनायन, C केटायन एंड D एनायन, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा AD एंड CB। यहाँ पे हमने केटायन को भी एक्सचेंज किया है और एनायन को भी एक्सचेंज किया है। ठीक है, जैसे इसका भी एग्जांपल आपने देखा है, BaCl2 प्लस Na2SO4, इसकी रिएक्शन आप कराते हैं तो ये बनता है BaSO4 प्लस NaCl। अब इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें? जैसे हमने ये तो समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा और मल्टीपल रिएक्टेंट्स होंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा एक ही रिएक्टेंट होगा और मल्टीपल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट में भी दो कंपोनेंट हैं और प्रोडक्ट में भी कितने कंपोनेंट्स हैं? दो। यहाँ पे भी रिएक्टेंट में दो कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट में भी कितने कंपोनेंट्स हैं आपके? दो।
कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। यहाँ आप देखिए कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट एक तरीके का कंपाउंड है, जबकि कॉपर सल्फेट एक तरीके का कंपाउंड है, जबकि आयरन है एक तरीके का एलिमेंट। यहाँ भी FeSO4 एक तरीके का कंपाउंड है, जो कॉपर है वो एक तरीके का क्या है, एलिमेंट। अगर आप डिकम्पोजिशन में देखें, डबल डिस्प्लेसमेंट में देखें, तो यहाँ BaCl2 भी कंपाउंड है, Na2SO4 भी कंपाउंड है, BaSO4 भी कंपाउंड है और NaCl भी क्या है, कंपाउंड। तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका बहुत सिंपल है। अगर रिएक्टेंट के साइड एक पर्टिकुलर कंपोनेंट कंपाउंड और दूसरा किसी एलिमेंट के फॉर्म में है, और प्रोडक्ट के साइड भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट कंपाउंड और दूसरा एलिमेंट के फॉर्म में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर दोनों ही कंपोनेंट्स, दो दो रिएक्टेंट और दो दो प्रोडक्ट, दोनों कौन से फॉर्म में हो, कंपाउंड के फॉर्म में, तो ये होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से भी बनता है, डिकम्पोजिशन से भी बनता है, डिस्प्लेसमेंट से भी बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट से भी बनता है। जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो पहले वैरायटी का क्वेश्चन तो ये बनता है कि दी हुई रिएक्शन में से आप आइडेंटिफाई करिए कि किस तरीके की रिएक्शन है। दूसरी चीज़ सिंपल डिफिनेशन पूछ के एग्जाम्पल पूछ देगा आपसे कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो NCERT के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं तो बनता है Al2O3 और यहाँ से Fe हो जाता है रिप्लेस। ये वाली जो प्रोसेस है इसका नाम है थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बारी तो नाम दे के डायरेक्टली पूछ लेता है कि व्हाट इज़ थर्माइट प्रोसेस। तो ये सारी रिएक्शंस हैं, ये सारी रिएक्शंस और ये इनके आइडेंटिफिकेशन का तरीका। अब आगे बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो पहले वैरायटी का क्वेश्चन बनता है वो तो सिंपली पूछता है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। तो पहली चीज़ तो उसके डिफिनेशन से ही क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो भी ऑक्सीडेशन होगा, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो भी ऑक्सीडेशन होगा, और अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है तब भी वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन अगर लूज भी हो रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन ही कंसीडर किया जाएगा। रिडक्शन क्या है, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो भी वो रिडक्शन होगा, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो भी रिडक्शन कंसीडर किया जाएगा, और अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब भी वो क्या कंसीडर किया जाएगा, रिडक्शन ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन और मैं बना दूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन ऐड कराया गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाली रिएक्शन आप क्या कंसीडर कर सकते हो, ऑक्सीडेशन कंसीडर कर सकते हो। जबकि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन और अगर मैं बना दूँ अमोनिया NH3, अब इस वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इस वाली रिएक्शन को आप कंसीडर कर सकते हो रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हमें समझ में आ गया। आइए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ जिंक और जिंक के बाद मैं लिखूँ जिंक प्लस प्लस और यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जिंक पहले जिंक के फॉर्म में था और अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया है, रिमूव। तो ये वाली रिएक्शन भी क्या कंसीडर की जाएगी, ऑक्सीडेशन। और अगर यहीं पे मैं लिखूँ कॉपर प्लस प्लस
और इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर में, देन दिस रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ कंसीडर किया जाएगा ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज़, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ कंसीडर किया जाएगा रिडक्शन रिएक्शन में। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो पहली चीज़ तो ये कि एजेंट क्या होता है। एजेंट कुछ ऐसा होता है, एजेंट वो चीज़ होता है जिसकी वजह से कुछ हो। तो यहाँ अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो एजेंट होगा, जो कंपोनेंट होगा, उसकी वजह से होगा ऑक्सीडेशन। और अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो जो भी कंपोनेंट होगा उसकी वजह से होगा रिडक्शन। अब सबसे टफ क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, और बच्चे यहीं पे हो जाएंगे कंफ्यूज। ऑक्सीडेशन, पहले तो ये बताओ ऑक्सीडेशन होता कैसे है? या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। हमें तो अभी तो यही जानना है पहले कि ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। रिडक्शन में क्या हो? या तो हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो। बस आपको रिएक्शन में यही खोजना होता है कि किसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या किसकी वजह से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या किसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या किसकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। अगर आपने रिएक्शन में ये खोज दिया कि किसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। ये बताइए, ऑक्सीजन किसकी वजह से ऐड हो सकता है? जिसके पास ऑक्सीजन होगा या जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा? कॉमन सेंस वाली बात, जिसके पास ऑक्सीजन होगा उसी की वजह से ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है, तो कार्बन तो हमें इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, कार्बन तो हमें ऑक्सीजन दे नहीं रहा है, हमें ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? खुद ऑक्सीजन। तो इसके केस में, कार्बन और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन प्रोवाइडर कौन है? ऑक्सीजन। तो यही हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? मतलब ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑक्सीजन। अब N2 और 3H2, इन दोनों में हमें हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड कर रहा है H2। रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन की वजह से। तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहली चीज़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करते टाइम, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन प्रोवाइडर को खोजिए, और अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन प्रोवाइडर को खोजिए। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ एंड क्या रिड्यूस हुआ? क्या ऑक्सीडाइज हुआ और क्या रिड्यूस हुआ? मतलब किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें हो रहा है रिडक्शन। क्या ऑक्सीडाइज हुआ मतलब किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या रिड्यूस हुआ मतलब किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? कार्बन में। तो कार्बन हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। किसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन करवा रहा है ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन करवा रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडाइज्ड मतलब किस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिड्यूस मतलब किस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। यहाँ से जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो बनेगा इसकी डिफिनीशन को ही लेकर के। डिफिनीशन अगर आप बात करें एक्सो की और एंडो की,
बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। क्या बाहर? हीट या एनर्जी, और क्या अंदर? हीट या फिर एनर्जी। तो अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में अगर आपको हीट रिक्वायर्ड हो रही है, अगर आपको हीट चाहिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हीट हो रही है रिलीज, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। हीट यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ हमें हीट चाहिए, तो हीट अंदर मतलब एंडोथर्मिक, हीट बाहर मतलब एक्सोथर्मिक। बहुत सिंपल है। दूसरी चीज, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? क्या एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के? तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। एक्सोथर्मिक की अगर बात की जाए तो एक्सोथर्मिक में एसिड एंड बेस के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे एग्जाम्पल होंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। जैसे अगर हम एसिड की रिएक्शन किसी पर्टिकुलर मेटल से करा करके बना रहे हैं सॉल्ट और रिलीज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, तो इसमें और क्या रिलीज़ होगी? हीट रिलीज़ होगी। तो ये एग्जाम्पल होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और अगर वहीं पे हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो इसके भी एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं और मोस्टली थर्मल डीकम्पोजिशन के, वो सारे एग्जाम्पल्स होंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के। तो एसिड बेस की जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब एग्जाम्पल होंगी एक्सोथर्मिक की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जितने भी डीकम्पोजिशन और मोर स्पेसिफिकली थर्मल डीकम्पोजिशन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब होंगे एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना है वो बना है रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस को लेके। रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस को लेके अगर आप रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज C6H12O6 ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और रिलीज़ करता है एनर्जी। एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, तो किसका एग्जाम्पल होगा रेस्पायरेशन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फोटोसिंथेसिस की अपोजिट प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O ये कंबाइन करके बनाते हैं C6H12O6 और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। लेकिन फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। मतलब यहाँ लाइट एक तरीके के एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? फोटोसिंथेसिस, एंडोथर्मिक का। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है एंड फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक क्यों है। तो रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक इस वजह से है क्योंकि ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के एनर्जी रिलीज कराई जाती है एटीपी के फॉर्म में। और फोटोसिंथेसिस इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग करते टाइम कभी भी अगर जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर दी हुई है, एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। वही एक तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जैसे ये रिएक्शन है PbNO3 प्लस Ki
लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये हमको दे रहा है PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो बैलेंसिंग करते टाइम सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड, जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है उसे आइडेंटिफाई करना होता है। बड़ा मॉलिक्यूल से क्या मतलब है, जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें 4 रिएक्टेंट, 4 कंपोनेंट्स हैं, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है लेड नाइट्रेट का। सबसे पहले हम इसी सबसे बड़े कंपोनेंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो लेड नाइट्रेट में लेड के 1 एटम्स हैं, जबकि NO3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। अब प्रोडक्ट के साइड NO3 सिर्फ एक बार है, मतलब हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब इधर भी 2 NO3 है और इधर भी 2 NO3 है। बाकी पोटेशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, पोटेशियम भी बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो पोटेशियम कितने हैं, 2, और इधर कितने पोटेशियम है, सिर्फ 1। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 2 से। तो बैलेंसिंग करते टाइम सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें कि सबसे बड़े मॉलिक्यूल को सबसे पहले बैलेंस किया जाए। नीचे अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करें, क्या मतलब है इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन से, कई बार क्वेश्चन अगर देता है, जैसे किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है पॉपिंग साउंड, अब पॉपिंग साउंड से आपको समझना है कि वहाँ किसकी बात की जा रही है, हाइड्रोजन की बात की जा रही है। अगर लिखा हुआ है एफरवेसेंस, तो एफरवेसेंस से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ किसकी बात की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है, एफरवेसेंस। अगर लिखा हुआ है ब्राउन गैस, ब्राउन गैस, क्वेश्चन में कहीं भी अगर मेंशन किया हुआ है ब्राउन गैस, तो ब्राउन गैस से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ किसकी बात की जा रही है, NO2 की बात की जा रही है। अगर लिखा हुआ है रॉटन एग लाइक स्मेल, रॉटन एग लाइक स्मेल से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ बात की जा रही है हाइड्रोजन सल्फाइड की। अगर लिखा हुआ है पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल और बर्निंग सल्फर, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ बात की जा रही है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की। ठीक है, इसके अलावा अगर लिखा हुआ है वाइट PPT, वाइट PPT, इसका मतलब आपको समझना है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है बेरियम सल्फेट। पूरे NCERT में अगर कहीं पे वाइट PPT का बहुत बढ़िया से डिस्कशन किया हुआ है तो वो बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन में ही किया हुआ है। और बेरियम सल्फेट हमने बनाया कैसे था, तो हमने बेरियम क्लोराइड लिया था, ये वाली रिएक्शन याद है, BaCl2 प्लस Na2SO4, और इसके बाद हमने बनाया था BaSO4 प्लस NaCl, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, इसके बाद बना था बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यही वाली रिएक्शन है। वाइट PPT का अगर डिस्कशन हो तो वो बेरियम सल्फेट की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है येलो PPT, येलो PPT का मतलब वो बात कर रहा है PbI2 की, ऊपर लिखा हुआ है, ये इक्वेशन देख लीजिए, येलो PPT मतलब वो बात कर रहा है PbI2 वाले इक्वेशन की, ये वाले इक्वेशन की, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है जो अगर आपने याद कर लिया, अगर आपको याद रह गया तो ये आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में हेल्प करेगा।